लॉस्ट स्प्रिंग क्या है? दो बच्चों की ऐसी कहानी है जिनका बचपन ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, बर्बाद हुआ है, और ये केवल दो बच्चों का दिखाया गया है आपको। दरअसल ऐसे करोड़ों बच्चे हैं हमारे यहाँ जिनका जो बचपन है वो स्पॉइल हो रहा है पूर्ण रूप से, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति बनी हुई है। अनीश संघ ने दो बच्चों का जिक्र किया है, कौन कौन से दो हैं और क्यों इनका जिक्र हुआ है, ये थोड़ी सी जानकारी करते हैं हम लोग। वाई डू यू डू दिस? अनीश संघ ने साहिब आलम से पूछा, वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैंने साहिब से ये क्वेश्चन पूछा, वाई डू यू डू दिस, कि तुम ये क्यों करते हो? भाई उसका काम क्या है? कचरे को उठाना, कचरे में से कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना, अपने लिए कुछ ऐसे आइटम्स निकालना जिनको बेच के बदले में कुछ पैसा मिल जाए। तो उनसे पूछा कि आप इस कचरे में ये क्यों करते हो? जो हमारे पड़ोस में साहिब आलम रहता है, कचरे को खंगालने का काम करता है, उससे पूछा जाके। साहिब लेफ्ट हिज होम अ लॉन्ग एगो। जो साहिब आलम है ना, इनने काफ़ी लंबे समय पहले इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर कहाँ था इनका? बांग्लादेश, ढाका में था। रीजन दो रहे इनके साथ में। एक तो प्राकृतिक आपदाएं, कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई कि उसकी वजह से भाई वहाँ स्थिति खराब होने लगी। कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट करवा दी जिससे खाने पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावित हुई। जब भी व्यवस्थाएं ऐसे खराब होती तो हम लोग कहाँ चलते हैं? शहर की ओर चलना शुरू करते हैं, किसी बड़े शहर के आसपास वाले एरिया में पलायन करना शुरू करते हैं। सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। इन्हें ठीक से याद भी नहीं है अपने ग्रीन फील्ड जो ढाका में, कि वो वास्तविकता में कैसे है और किस हाल में। ढाका में अपने घरों के बारे में बहुत ज़्यादा इनको किसी प्रकार की कोई विशेष जानकारी है नहीं इस समय। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। दुनिया भर के जो तेज़ तर्रार तूफान आए और दुनिया भर की जो आपदाएं रहीं, उनकी वजह से क्या हुआ? इनका घर पूर्ण रूप से ढाका में समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। घर, खेत, मकान सब बर्बाद हो गए इनके। हिज मदर टेल्स हिम, इनकी माँ ने इनको बताया, क्या बताया इनकी माँ ने? दैट्स वाई दे लेफ्ट गो लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। उनकी माँ ने बताया कि बेटा अपना घर जो था वो बांग्लादेश ढाका में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कई सारी आपदाएं रहीं जिनकी वजह से घर मिट गया, खेत खराब हो गए, बर्बाद हो गए, और उसकी वजह से हम लोगों को क्या हुआ? ऐसी जगह पे आना पड़ा जहां हम अपने जीवन को थोड़ा सा सुकूनमय तरीके से गुजार सकते हैं, जहां हम अपनी रोजी रोटी का कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था। देखो पढ़े लिखे थे नहीं, पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड थे नहीं कतई कोई चीज़। ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स मीन्स होता है बुदबुदाते हुए देखना, या जैसे मुंह में कुछ कह रहे हैं और कहते हुए सामने वाले की ओर देखना। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैंने एक लापरवाही से उनसे कहा, लापरवाही भरी एक सलाह उनको दी कि आप लोग स्कूल जाओ। गिलबिली होता है लापरवाही। मैंने लापरवाही से उन लोगों से कहा कि आप लोग स्कूल जाओ, तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरे आसपास में कोई स्कूल है नहीं। अच्छा, ये तो उनकी बात है। अगर हम अपनी बात करें ना वर्तमान में, तो अपनी भी हालात खराब है। अगर अपने पिताजी वाली पीढ़ी पे ही देख लेना, तो वास्तविकता में कितने स्कूल आसपास में थे उनसे पूछो तो वो बताएंगे कि काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद में हमें स्कूल मिल पाता था। 10-10, 12-12 किलोमीटर चल गए आते थे तब स्कूल पढ़ पाते थे। और आज हमारे लिए सारी सुविधाएं हमारे आसपास ही उपलब्ध हो गई, लेकिन फिर भी हमारी पढ़ाई प्रभावित है। अपेक्षाकृत उनके परसेंट वाले ही तुम ज़्यादा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन जितना ज्ञान नहीं बटोर पाओगे भाई। अभी जितना उन्होंने सीखा है उतना नहीं सीख पाएंगे हम लोग। पुराने टाइम का अगर कोई 8वीं का भी पढ़ा हुआ है ना, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति में, और हमारे यहाँ BA BSc करके भी घूम रहे हैं, तब भी स्थिति खराब है लोगों की, क्योंकि पढ़ कैसे रहे हम, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। साहिब आलम ने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय है नहीं, आसपास कोई विद्यालय नहीं। वैन दे बुल्ड वन आई विल गो। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बन जाएगा नहीं, आप लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने के लिए आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल यू विल कम। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं स्कूल, जब भी विद्यालय बना देंगे तो मैं चला जाऊँगा, इस तरीके का उन्होंने कहा। तो अनीश संघ ने कहा कि अगर मैं विद्यालय बना दूँ, शुरू कर दूँ विद्यालय, तो क्या आप लोग आओगे? तो साहिब आलम ने क्या कहा? आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने इस तरीके से मजाक में उनसे ये पूछा कि अगर मैं विद्यालय चालू कर दूं तो क्या आप लोग आओगे पढ़ने के लिए? तो साहिब आलम ने कहा यस। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया कि हाँ, हम लोग आपके विद्यालय में पढ़ने
जरूर आएंगे। अगर विद्यालय पास में होगा तो हम आ जाएंगे, हमें कौन सी दिक्कत है। अब 10 किलोमीटर दूर जाना फिर वापस आना, फिर घर कैसे चलेगा। हम तो घर की जीविका को चलाने में सहायक हुए हैं, ये वो बालक नहीं है जो पैर पटक के जिद करके बैठ जाए कि नहीं हमें तो ये चीज़ चाहिए। ये वो बालक हैं जो घर की समस्याओं में सहायक हो रहे हैं, घर को आगे बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं इस समय। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिन बाद साहिब आलम ने मुझसे पूछा क्या आपका स्कूल तैयार है, आपका स्कूल रेडी बन गया क्या आपका स्कूल। इट टेक्स लॉन्गर बिल्ड ए स्कूल। तो मैंने उसको जवाब दिया कि स्कूल बनने में थोड़ा सा समय लगता है। स्कूल कोई 1-2 दिन में तैयार होने वाली चीज़ है क्या, स्कूल इतनी जल्दी नहीं बनता, उसमें समय लगेगा। आई से एम्ब्रेस्ड, ऐसा मैंने थोड़ा सा अपने आप में शर्म आती हुई, मुझे लज्जित तो होना पड़ रहा है क्योंकि मैंने झूठा कहा है, झूठा आश्वासन दिया है और अभी भी हम झूठ पे ही आगे बने हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं बनवा पाएंगे, मैंने क्या कहा कि भाई इतनी जल्दी स्कूल बनना कोई आसान बात है क्या, स्कूल बनना। शर्माते हुए इस चीज़ को मैंने जवाब में कन्वर्ट किया। एंड दैट एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, मैंने ऐसा उनसे वादा किया था जिसका कोई अर्थ है ही नहीं उनके जीवन में। मतलब झूठा वादा जीवन में सदैव ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे झूठे आश्वासन किसी को प्रदान नहीं करने, क्योंकि इनसे क्या होता है, लोगों का विश्वास आपके प्रति खत्म होता है और लोगों का विश्वास खत्म होगा तो आपकी वैल्यू आप समझ रहे हैं क्या होने वाली है, सबसे ज़्यादा रद्दी होने वाली है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन आज हमें ऐसा लगा निराशा भरी दुनिया में मेरे जैसे वादे हर कोने में भरे पड़े हैं। इस समय दुनिया भर के लोग, नेताओं को देख लो, अन्य लोगों को देख लो, सब अपने भाषण में आपको संबोधित करते हुए दुनिया भर का आश्वासन दे के जाते हैं, दुनिया भर के वादे करके जाते हैं। पूर्ण कितने हुए ये बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों के भी बड़े बड़े दावे वादे मिल जाते हैं, यू डोंट वरी मैं हूँ ना, लास्ट में देख लूँगा बेटा आप चिंता मत करो, गैस पेपर से ही लास्ट में पता लगा हवा निकल गई गैस पेपर की। ऐसा कईयों के साथ हुआ है और आगामी रिजल्ट इस बात का प्रमाणीकरण बनेगा। कईयों की हवा खराब करेगा वो रिजल्ट। रीजन क्योंकि आपने ईमानदारी से काम किया नहीं। बच्चे को लास्ट तक आप टांग के रखे इसलिए कि कैसे भी करके वो उलझा रहे, उलझाने वाली नीति चलोगे परेशान रहोगे आप। गैस पेपर कितना और क्या पढ़ा हुआ वास्तविकता में आया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आगे सुनो। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने गुजर गए, हमारी और साहिब आलम की मुलाकात होते होते, रोज़ भैया पड़ोस में रहते तो रोज़ मुलाकात हो ही जाती उनसे। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने बताया मेरा नाम क्या है, साहिब आलम है। साहिब आलम का मतलब क्या है, आलम मीन्स संसार, साहिब मीन्स मालिक, संसार का मालिक। लेकिन एक्चुअल बात क्या है कि उसको अपने नाम का मीन्स पता नहीं, अर्थ पता नहीं। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको नहीं पता कि इस नाम का अर्थ क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसको ये ठीक से नहीं पता कि इस का अर्थ जो है ना वो क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड मीन्स मालिक या भगवान और यूनिवर्स मीन्स संसार, इसका अर्थ क्या होता है, संसार का मालिक होता है, ये उसे नहीं पता। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे विश्वास भी नहीं होगा अगर कोई उससे कहे कि आपका नाम ये है और आपके नाम का अर्थ ये, तो क्या विश्वास कर पाएगा, नहीं भैया। तो टुकड़े टुकड़े के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, दर उधर कचरे के ढेर खंगाल रहे हैं और आप कह रहे हो कि संसार के मालिक, ऐसे कौन मानेगा इस बात को। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। अपने दोस्तों के साथ में एक बड़ी सी आर्मी मतलब एक सेना, 1-2 हो तो हो, 10,000 लोग आए थे। अब 10,000 लोगों में इनके साथ के तो कई सारे लोग होंगे, कई हजार लोग होंगे। 10,000 लोग पलायन करके बांग्लादेश ढाका से कहाँ आ गए, हमारे यहाँ दिल्ली के आउटस्क्रिट या सीमापुरी जो पेरीफेरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है, उस क्षेत्र पर आके टिक गए। कल आपको बताया गया था दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली क्या है और NCR दिल्ली क्या है, सब में अंतर है भाई, बारीक बारीक अंतर है। लेकिन हम लोग सोच रहे थे पहले कि भैया दिल्ली एक ही चीज़ है, NCR है तब भी दिल्ली है, नहीं अलग अलग है। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ नहीं हो सकती, आगे समझेंगे। सुबह सुबह ये लोग अपने ग्रुप में, अपने झुंड में निकलते हैं चिड़ियों की तरह, और दोपहर में क्या होते हैं, ये लोग गायब हो जाते हैं। जैसे चिड़ियाँ इस समय छत पे देखेंगे ना तो सुबह शाम में आपको देखने को मिल जाएंगी, दोपहर में छत पे बैठी मिलेंगी क्या आपको, नहीं मिलेंगी। वैसे ये लोग भी दोपहर में क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। कचरा वचरा बीना, उसके बाद में अपना बेचने के बाद कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, उससे खाने पीने का सामान लेके आए और घर में भोजन पानी बनने की व्यवस्था संचालित होती है। इसलिए क्या होते हैं, दोपहर में आराम कर रहे होते हैं। अब घर भी कैसे इनके वो समझो, आप दूसरी जगह से रहने के लिए आए हो, जॉब है नहीं, अच्छा कमा नहीं पा रहे, तो घर कैसे होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं।
मिट्टी के घर बना रखे हैं, मड के, कच्ची मिट्टी के, और उसके ऊपर किसी ने टीन लगा रखी है, किसी ने त्रिपाल बिछा रखी है, किसी ने जैसी जिसकी व्यवस्था जम गई उस तरीके से उन्होंने अपने घर को कवर कर रखा है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। मेरी जो मुलाकात का सिलसिला लगातार चल रहा था, महीनों बाद मेरी उनसे जान पहचान और बढ़ गई, क्योंकि जब वो आए तो शुरुआत में एक आध बार मिले, लेकिन उसके बाद फिर जान पहचान लगातार बढ़ती चली जा रही है। वाई आरंट यू बियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने एक बालक से पूछा, कई सारे बालक थे, 10,000 लोग आए थे, उनमें से कई सारे बच्चे थे, तो मैंने एक बालक से, एक बच्चे से पूछा कि आप लोग अपने पैर में चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, चप्पल क्यों नहीं पहन रहे? तो क्या वजह रही होगी क्यों नहीं पहनते भाई चप्पल? क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं कि चप्पल और जूते अफोर्ड कर पाए। जैसे तैसे करके जीविका चल रही, जैसे तैसे करके खाने पीने का बंदोबस्त हो पाता है, ना पढ़ पा रहे हैं और ना ही कपड़े अपने अच्छे ठीक ठाक पहन पा रहे। इवन चप्पल नहीं पहन पा रहे तो कपड़ों पे तो बात बहुत दूर पे पहुंचेगी। कपड़े नॉर्मल पहन के अपने बदन को ढकने का काम कर रहे हैं, बाद बाकी बहुत ज़्यादा लग्जरी हिसाब किताब है नहीं इनके। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। एक ने उत्तर दिया कि मेरी माँ ने उनको क्या किया है, ताक पर रख दिया है, जैसे अलमारी ऊपर सिरा रहते हैं उनके ऊपर रख दिया है। वो मेरी माँ ने पहनने के लिए दी नहीं, अनुमति नहीं उनकी। उन्होंने सीधा उत्तर दिया, ही रिप्लाई सिंपली, बोले मेरी माँ ने उनको कहाँ रख दिया, सेल्फ के ऊपर रख दिया, अलमारी के ऊपर रख दिया है। अच्छा क्यों रख दिया है? क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड है भैया, जो हम मध्यवर्गीय परिवार वाले लोग हैं ना, कोई अच्छी चीज़ है तो उसको बाद में कहीं जाएंगे आएंगे तो पहन लेंगे। अरे नहीं भाई, कल रहे ना रहे, जो है उसको एंजॉय करो, बाद बाकी फिर देखेंगे कल का इंतजाम। और इतने हाथ पैर चलते रहें कि आगे वाला कल का इंतजाम होता रहे। बाद बाकी आपने कमा के रख दिया, जमा के रख दिया, उसका होगा क्या? कल को आप चले गए, पता नहीं क्या होगा इसका, कौन किस तरीके से यूटिलाइज करेगा कि बर्बाद करेगा, ये भी नहीं कह सकते। तो इसलिए आप कम से कम अपना जीवन सुकूनमय तरीके से जी लो, और 2-3 चीज़ें जो मूल हैं उन पे विशेष जोर दो। पहला मूल, खर्च कहाँ करना है हमें? अपने खाने पर करना है। दूसरा कहाँ करना है? अपने रीडिंग पे करना है, अपने स्टडी पे करना है, अपने एजुकेशन पे करना है, दूसरा इन्वेस्टमेंट। तीसरा अपने पहनने ओढ़ने पे करना है। चौथा अपने घर पे करना है। यहाँ उल्टा चल रहा है। पहला हम पहनने ओढ़ने पे कर रहे होते हैं, खाने पे हम सबसे पीछे जा रहे होते हैं, सबसे रद्दी खा के काम चला रहे होते हैं, और खाने वाले पे बहस भी कर लेते हैं कभी कभी खड़े होके, ठेला पे खड़े होके, इतना महंगा, ऐसा नहीं होता भाई। और एक्स्ट्रा वाली आदत जो पड़ी है ना, वो ठेलों पे ही दिखाई जाती है, मॉल में कभी नहीं दिखाया हमने। अगर कोई कपड़े की कीमत ना 2995 तो 5 चेंज नहीं लिए कभी, क्योंकि 5 लेते समय बेइज्जती हो जाएगी वहाँ। और ठेले पे एक्स्ट्रा टिक्की मांगने में कोई दिक्कत नहीं होती साहब, एक और देना पपड़ी के रूप में। तो वो क्या है? ये तो आप गलत कर रहे हो भाई। जो नॉर्मल व्यक्ति उसको सताने का काम कर रहे हो। टमटम वाले पे तुम्हारा खूब जोर चलता है ना? एरोप्लेन में तुम्हारा 1 पैसे का जोर नहीं चल रहा होता। दुनिया का उसूल यही है, जो कमज़ोर है उसको सताया जाएगा, जो मजबूत है उससे कोई नहीं सताता। किसको सताया जाएगा? कमज़ोर को। तरबूज देखा है, थोड़ा सा पटक दो तुरंत फट जाएगा, हल्का सा पटको, पीट पीट के चेक कर रहे होते लोग, मीठा है कि नहीं, पका है कि नहीं है। लौकी देखिए, नाखून चुबा चुबा के, कटहल में चुबा के देख लो एक बार, कभी नहीं, क्योंकि मजबूत पे आदमी का प्रहार होता ही नहीं। बेल पत्थर को देखा है, पीट पीट के पका है कि नहीं है। तरबूज पे जो चल रहा है उसको पटकोगे तो फटेगा थोड़ी नहीं एक बार में। मतलब जो कमज़ोर होगा उसको दबाया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, तंग किया जाएगा, और जो मजबूत है उससे कोई कुछ नहीं कह रहा, जो पावरफुल है उससे कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा। आगे सुनो। उसने सिंपल सा उत्तर दिया कि मेरी माँ ने उनको पहनने के लिए दिया नहीं। कहाँ रख दिया उनको? सेल्फ के ऊपर रखा हुआ है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज बियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज। एक ऐसा भी मैंने बालक देखा जिसके, भाई ये बदतमीज नहीं, एक ऐसा भी बालक देखा हमने जिसकी ये स्थिति है कि वो जूते पहने हुए मिसमैच है टोटल। एक बड़ा एक छोटा पहना हुआ है, एक फटा एक अलग तरीके का पहना हुआ है। मतलब भैया जो चीज़ जहाँ मिल गई ना उसको हम लोग अपने स्तर पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा भी देखा तो हमने, जब उनके ऊपर तंज कसा तो उसने अपने पैरों को आगे पीछे खींचना शुरू कर दिया। कुछ कहा नहीं मुँह से कि भैया हमें कैसे क्या प्राप्त हुआ है, जीवन है गुजार रहे हैं। आई वांट शूज, आई से थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। एक बच्चा कहता है कि मुझे भी जूतों की आवश्यकता है, मैं भी चाहता हूँ कि जूते मुझे प्राप्त हों, लेकिन मेरे जीवन में कभी मैं एक जोड़ी जूतों का मालिक बन ही नहीं पाया, एक जोड़ी जूते मुझे आज तक प्राप्त हो ही नहीं पाए।
ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। मैं जितनी गांव की तरफ बढ़ती हूँ, आउटर की ओर बढ़ती हूँ, उतना मैंने क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो बेयरफुट, लोग हैं वो बेयरफुट, बिना जूते चप्पल के ही गुजर बसर कर रहे हैं अपनी। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, जो शहरों में है, विलेज की रोड पर है, वो लोग कैसे ऐसे ही बिना जूता चप्पल के चल फिर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो भैया पैसे की कमी नहीं है, ये किस वजह से, इनका ट्रेडिशन है, इनका ये रीति रिवाज है कि बिना जूते चप्पल के चलना है। वास्तविकता यही है क्या? नहीं, ये रीति रिवाज नहीं हो सकता। एक किसी ने एक्सप्लेनेशन दिया, ये ठीक नहीं है। ये क्या है? वास्तव में मजबूरी है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में जीवन जी रहे हैं ये लोग, इसलिए इनकी स्थिति कैसी है? बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, इसलिए जूते चप्पल इनके पैर में नहीं हो पा रहे। आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अबे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। सही बात ये, मैंने हैरान होकर विचार किया कि वास्तविकता में ये बात सही है कि इनका जीवन जो कैसा है, बहुत ज़्यादा दयनीय हाल में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं, इसलिए इन लोगों के पैर में जूते चप्पल नहीं पाए जा रहे। अगर ठीक ठाक होता हिसाब तो क्या इनके पैर में जूते चप्पल नहीं होते? अच्छे जूते चप्पल होते हमारे हिसाब से। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम UDP वंस टोल्ड मी। UDP नाम के एक व्यक्ति ने एक बात बताई थी, एक कथा सुनाई थी, एक कहानी सुनाई, मुझे याद है वो कहानी अच्छे से। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक बच्चा जो था वो स्कूल जा रहा होता है, कहाँ से? एक मंदिर के सामने से गुजरा। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी कौन थे? पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वो वहाँ मंदिर के सामने रुकता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि ईश्वर हमें एक जोड़ी जूते दिलवा दिए जाएं। 30 years later I visited his town and 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। ये जो 30 साल बाद हमारा वहाँ पहुँचना हुआ, तो 30 साल के बाद में क्या देखा? वहाँ उजड़ा हुआ सा वातावरण पड़ा हुआ है, सब कुछ बेकार सा हो रहा है। देखो 30 साल का एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। गांव वीरान हो गए इस समय। आप किसी भी गांव में जाके देखेंगे ना, वीरान सा हो गया है, बेकार सा हो गया है, खराब सा हो गया है उनका वो मंदिर जहां वो पहुंचे थे। 30 साल बाद आज पहुंचे, लेकिन स्थिति कैसी? बहुत ज़्यादा बेकार, बहुत ज़्यादा बदहाल है। आगे सुने क्या है। विच वाज नाउ ड्रोन्ड इन एयर ऑफ द डिजोलेशन, बहुत ज़्यादा बदहाल सा हो गया, बेकार सा हो गया है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। अब एक आंगन में देखा तो एक नया कोई प्रीस्ट वहाँ रहने के लिए आ गया, नया कोई साधु आ गया। 30 साल में तो बदल जाते हैं अक्सर। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ क्या है कि एक वाइट और रेड कलर की प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई है। ये यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म बियरिंग सॉक्स एंड शूज, और एक जो बच्चा है ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में, उसने क्या किया है? शूज और सॉक्स को पहना हुआ है। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। पेंटिंग मतलब होता है हाँपना। मिसेज पंपरी वाले चैप्टर में भी ये जिक्र आया था, पेंटिंग, PANTING, हाँपना। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और क्या करता है? जैसे हाँपते हुए आता है और अपने बैग को, एक फोल्डिंग बेड पड़ा हुआ है उसके ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की ओर देखा गया। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। तो मैंने उस बच्चे की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस बच्चे की जो प्रार्थना थी वो स्वीकार हुई है यहाँ। लेट मी नेवर लूज देम, और अब इसको, वो जूतों को खोना नहीं चाहता, इन चीज़ों को खोना नहीं चाहता। द गॉडेस दैट ग्रेंटेड हिज प्रेयर यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ बोर शूज। ऐसा लग रहा है ये बच्चा कौन है? उस प्रीस्ट का बेटा है, जो पुजारी उसका पुत्र है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन नाइबरहुड रिमेन शूजलेस। और दुनिया भर के ऐसे बच्चों को हम जानते हैं जो कैसे हैं? शूजलेस। दुनिया भर के रैग पिकर मतलब कबाड़ा उठाने वाले, कचरा बीनने वाले, वो दुनिया भर के बच्चे कैसे हैं? आज भी शूजलेस हैं यहाँ।